हेलो जीनियस, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। रील्स भी देख रहे होंगे, मस्ती मजाक भी कर रहे होंगे, है ना। कुछ लोग तो सोच रहे होंगे यार गर्मियों की छुट्टी बढ़िया एंजॉय करते हैं, किसी अच्छी जगह घूमने जाते हैं, बढ़िया है ना। कोई सोच रहे होंगे मनाली जाते हैं, आए हाय अय्याशी करेंगे वहाँ पर, बढ़िया है। ऐसा नहीं है बेटा, कहीं ना कहीं नीट एग्जाम भी पास में आ रहा है, एक और छुरी आपकी गर्दन पे लटका दी गई है। जिंदगी ऐसी होती है बेटा कि एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, दूसरी प्रॉब्लम फन फैलाए खड़ी हो जाती है। जिंदगी यही चलती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जिंदगी शो अगर जीतना है तो कहीं ना कहीं इस तरह के प्रेशर को झेलना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि कठिनाइयों से ही हमेशा इंसान बेहतर बन पाता है। हम भी कोशिश कर रहे हैं, देखो क्या कर रहे हैं, हर बार वीडियो बनाते हैं, अभी भी व्यूज भी अच्छे नहीं आते, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि कभी ना कभी तो सक्सेस होंगे ही होंगे। हमने क्योंकि कहानी पढ़ी हुई है कि कभी भी किसी का प्रयास विफल नहीं जाता, हमेशा इंसान को कोशिश कर लेनी चाहिए, करते रहना चाहिए, ठीक। तो मेरी तरह आप भी, मेरी भी एक कोशिश चल रही है, आपको भी एक कोशिश करना है। मेरी कोशिश कहीं और चल रही है, लेकिन आपकी कोशिश भी कहीं और चल रही है। आपकी मंजिल नीट एग्जाम क्रैक करना है और मेरी मंजिल है कि मुझे YouTube पे छाना है। समझ में आ गया? तो स्टार्ट करते हैं आज डबल एनर्जी के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। इस चैप्टर को बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे और सारे कॉन्सेप्ट इसके क्लियर करते हैं बहुत ही सिंपल वे में। क्या तो स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। ओहो, ये लीड और बीच में आ जाती है, सक्सेस नहीं होने देती है। क्या स्टार्ट करना है? केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स, ओ माय गॉड, काइनेटिक्स, हाँ, केमिकल काइनेटिक्स। जिस प्रकार से आपने देखा कि जब फिजिक्स में पढ़ते हो आप, सपोज दैट ये एक गाड़ी वाला है, क्या है, एक सपोज दैट ये क्या है, एक इंसान इस पे बैठा हुआ है, वो जरूर, ठीक है, साइकिल चला रहा है। अब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, जा रहा है इस डायरेक्शन में। तो क्या करते हैं, जब हम इसकी वेलोसिटी निकालते हैं, क्या निकालते हैं? वेलोसिटी। तो हम डिस्टेंस के रेफरेंस में टाइम को देखते हैं। हम यही तो देखते हैं कि कितने टाइम में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, वही हम उसकी स्पीड दे देते हैं। क्या दे देते हैं? स्पीड या वेलोसिटी। उसी को कहते हैं ना कि कितने टाइम में उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, वही उसकी क्या हो जाती है? वेलोसिटी हो जाती है। अच्छा, तो लेकिन जो हमारे केमिकल रिएक्शन होती है, जो केमिस्ट्री होती है, वहां पर तो कोई डिस्टेंस है नहीं, है ना, वहां पर तो कोई डिस्टेंस वो चल नहीं रहा है। फिर किस प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे? काइनेटिक्स किस प्रकार से होगा? हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमारी केमिस्ट्री में क्या होता है कि केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है? फ्रैक्शन होता है, कोलाइजन होता है, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। समझ में आ गया? तो उसी फ्रैक्शन को या हम देखते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले क्या होता है? रिएक्टेंट होता है। क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट को ही चेंज करना है हमें, किसमें? प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट को ही किसमें चेंज करना है? प्रोडक्ट में चेंज करना है कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में चेंज करना है, इसके लिए कुछ हम रिएजेंट भी डालते हैं। क्या डालते हैं? रिएजेंट भी प्रयोग करते हैं किसी किसी रिएक्शन में। समझ में आ गया? हर एक रिएक्शन में रिएजेंट हो ये जरूरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास दो चीजें मेन हैं। क्या है कि हमको पहले रिएक्टेंट दिया गया है, उससे हमें क्या करना है? प्रोडक्ट को फॉर्म करना है, ठीक है। तो यही है। अब इसमें काइनेटिक्स कैसे लग सकता है, हम मोशन में किस तरह से स्टडी कर सकते हैं इसमें? तो सिंपल सी बात यह है कि कहीं ना कहीं आप देखते हैं इनिशियली रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है? फुल होता है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। तो मतलब इनिशियली जो होता है रिएक्टेंट क्या होता है? 100% होता है और प्रोडक्ट 0 होता है। फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होने लगेगा, तो कहीं ना कहीं ये मान लो कुछ टाइम बाद ये 90% बचा, तो इसका मतलब प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ है हमारा? 10% प्रोडक्ट
फॉर्म हो गया। समझ में आ गया। अब अगर ये अगर 80% बचा तो कहने के हम देखेंगे प्रोडक्ट कितना बना है 20%। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए कि कहीं ना कहीं यहाँ पर रिएक्टेंट घट रहा है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो हमें मिल गया कि हम किस तरह से काइनेटिक की स्टडी कर सकते हैं केमिस्ट्री में। कैसे स्टार्ट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम रिएक्टेंट को ले सकते हैं रेफरेंस में कि रिएक्टेंट कितने जल्दी घट रहा है या कितनी देर में घट रहा है और कितने जल्दी वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन किस तरह किस स्पीड से घट रही है, कितने टाइम में कितना कंसंट्रेशन घट रहा है, यही हम काइनेटिक की स्टडी करेंगे। और इसी को हम कहते हैं क्या, केमिकल काइनेटिक्स। मतलब कितने टाइम में कितना हमारा जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है या कितने जल्दी हमारी जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है, वही हमारी क्या होती है, केमिकल काइनेटिक्स होती है। या उसी को हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेट। तो जो फिजिक्स में आप वेलोसिटी पढ़ते हैं, फिजिक्स में जो पढ़ते हैं आप वेलोसिटी, केमिस्ट्री में उसी को पढ़ते हैं आप रेट। ठीक है। और जिस प्रकार यहां पर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहां पर क्या होता है, कंसंट्रेशन घट रहा है। तो कहने की कंसंट्रेशन की बात चल रही तो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम हो जाता है, यही क्या कहलाता है, आपका रेट कहलाता है। तो इन दोनों चीजों को रिलेट करिए तो आपको फॉर्मूला हमेशा याद रहेगा, क्योंकि जब भी आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा याद, तभी आपको रेट ऑफ रिएक्शन का भी फॉर्मूला याद आ जाएगा, क्योंकि वहां पर आपने डिस्टेंस अपॉन टाइम लिया है और यहां पर आपको क्या लेना है, रेट है, रेट पर यूनिट टाइम। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा वीडियो। ठीक है। जिंदगी में मजा नहीं तो कुछ नहीं, जिंदगी है मजे हैं तभी तो जिंदगी चल रही है, वरना सबको काटना ही है। वनवास एक प्रकार का है ना, तो जितनी मस्ती मजाक से वनवास कटे उतना अच्छा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो कहने की आपको पता चल गया कि रेट बराबर क्या होता है, रेट बराबर होता है कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यही आपका क्या होता है, रेट होता है। या दूसरी भाषा में इसको ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो कहने दो प्रकार के रेट पढ़ेंगे हम। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होता है एवरेज रेट, एक क्या होता है, एवरेज रेट। ठीक है। दूसरा क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस ठीक है। एक होता है एवरेज रेट, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। अच्छा, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में क्या फर्क होता है, देखो जैसे कि सपोज दैट आपने यहां से कानपुर से आपने लखनऊ जाने का डिसाइड किया। ठीक है, तो जब आप यहां से कानपुर से लखनऊ तक जाएंगे तो कहने की बाइक में जाएंगे आप। ठीक है, तो कहीं बाइक तेज चलेगी, कहीं धीमे चलेगी। तो अगर सपोज लखनऊ में आपके फ्रेंड ने पूछा कि तुम कितनी स्पीड से चल के आए हो यहाँ कानपुर से लखनऊ, तो ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे कि आपने घर से निकलते ही जैसे ही 60 की स्पीड बनाई और 60 की जो है स्पीड आपकी पूरी रास्ते चलती रही। कहीं पर ऐसा हुआ होगा, लोगों की भीड़ आ गई होगी तो आपने धीमी की होगी, कहीं पर ट्रैफिक होगा तो भी धीमी की होगी। तो कहीं ना कहीं आपकी जो है वेरिएबल रही होगी स्पीड, क्या रहेगी, वेरिएबल स्पीड रही होगी, हर जगह सेम वेलोसिटी नहीं रही होगी। तो इसी प्रकार क्या होता है कि जो एवरेज रेट होता है, एवरेज रेट में हम मान लेते हैं, एक रेफरेंस मानते हैं, एक बीच की वैल्यू लेते हैं कि जैसे कि कहीं आपकी 20 रही, कहीं 30 रही, कहीं 40 रही, कहीं 50 रही, कहीं 60 रही। ठीक है, तो हमने जैसे एक एवरेज मतलब बीच की वैल्यू ले ली कि हाँ जो है एवरेज मानो। तो एवरेज क्या होता है कि बीच की वैल्यू होती है, कोई भी एक बीच की वैल्यू ले लीजिए। तो समझ में, जैसे आपने कहीं जो है 20 ली, कहीं 40 ली, कहीं 60 ली, कहीं 80 ली, तो आपने रेफरेंस मान लिया कि हाँ एवरेज 40 की स्पीड से मैं चल गया है, तो वो क्या हो गई आपकी 40 की स्पीड से। तो जब भी एवरेज रेट की बात करेंगे हम, तो हम बात करेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, एंड फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो जब भी हम जो है बात करेंगे एवरेज रेट की, तो एवरेज रेट में हमेशा बात करेंगे हम इनिशियली कंसंट्रेशन कितना था और फाइनली कितना कंसंट्रेशन बचा। ठीक है, तो ये किस में बात करेंगे हम, एवरेज में। लेकिन इंस्टेंटेनियस की बात अलग होती है। इंस्टेंटेनियस टाइम मतलब, या कोई भी जब वर्ड लग जाता है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है
एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक इंस्टेंट टाइम पे, मतलब तुरंत। जैसे कि सपोज दैट आप कानपुर से लखनऊ जा रहे हैं, आप रास्ते में हैं, तो मैंने आपको फोन किया, हाँ राहुल कैसे हो? हाँ, राहुल ने कहा बढ़िया मजे में हुआ। तो मैंने कहा अपनी गाड़ी की स्पीडोमीटर में देख जरा, तेरी स्पीड इस समय क्या चल रही है। तो तुरंत राहुल ने क्या हुआ, गाड़ी चलाते हुए स्पीडोमीटर पे देखा, अरे यार मेरी स्पीड इस समय 50 किलोमीटर पर घंटे चल रही है। तो क्या हुआ, उसने तुरंत मुझे बता दिया स्पीडोमीटर में। तो इसमें आपने इनिशियल की बात नहीं की, ना ही फाइनल की बात की, आपने सीधे अपने दोस्त को फोन लगाया और उससे पूछा कि इस समय इस पर्टिकुलर टाइम पे तुम्हारी स्पीड क्या है। तो उसने उस पर्टिकुलर टाइम पे बता दिया स्पीडोमीटर में दिख के कि मेरी स्पीड इस समय 50 किलोमीटर पर घंटे चल रही है। तो कहीं ना कहीं जब हम एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछेंगे, क्या पूछेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम पे कंसंट्रेशन की बात करेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम पे हम कंसंट्रेशन की बात करेंगे, तो वो हमारी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस रेट कहलाता है। मे बी आप सबको क्लियर हो गया होगा, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे अच्छा और नहीं पढ़ाया जा सकता। ठीक है, तो समझ में आ गया। एवरेज रेट में हम कोई इंस्टेंट टाइम की बात नहीं करेंगे, हम एक टाइम पीरियड की बात करेंगे। सिंपली हम क्या करेंगे, एक टाइम पीरियड की बात करेंगे। ठीक है, तो और जो इंस्टेंटेनियस रेट होता है उसमें एक पर्टिकुलर टाइम ले लेंगे, हम एक पर्टिकुलर टाइम लेंगे कि जैसे 2:30 पे तुम्हारी स्पीड, ठीक है, या 2:15 पे, तो एक पर्टिकुलर टाइम बता रहा है, एक निश्चित टाइम बता रहा है, तो एक निश्चित टाइम पे उसका रेट क्या होगा, वो कहलाता है इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट की मतलब पूरा इनिशियल से फाइनल तक एवरेज तुम्हारी रेट क्या रही, वो आपका एवरेज में आ जाएगा। समझ में आ गया? गुड, वेरी गुड। अच्छा, दोनों को लिखते कैसे हैं, दोनों को थोड़ा अलग अलग प्रकार से लिखते हैं, थोड़ा सा चेंजमेंट होता है। समझ में आ गया? जैसे कि सपोज एक आपको रिएक्शन दे रखी है, ये आपकी रिएक्शन है A + B, ये आपको दे रहा है C + D, ये आपका जो है कोई भी रिएक्शन है, इसका रेट लिखना है। रेट कैसे लिखा जाता है, समझ में आ गया? मैंने क्या कहा था, रेट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन लिखना होता है। समझ में क्या होता है, एक प्रकार का कंसंट्रेशन लिखना होता है। जैसे सपोज इसका कंसंट्रेशन लिखना है, तो एक बात याद रखना, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। ये क्या है, रिएक्टेंट है और वो क्या है, प्रोडक्ट है। तो आपको मैंने इनिशियली बताया था कि रिएक्टेंट क्या होता है, पहले तो 100% पूरा रिएक्टेंट ही होता है, फिर उसके बाद जब रिएक्शन होना स्टार्ट होती है तब जाके प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होता है। समझ में आ गया? पहले इनिशियली जो है 100% क्या रहता है, 100% रिएक्टेंट रहता है। उसके बाद धीरे धीरे जब रिएक्शन परफॉर्म होने लगती है तब जाके आपका प्रोडक्ट धीरे धीरे बनना स्टार्ट होता है। समझ में आ गया? तो जब रिएक्टेंट घटेगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा भाई, क्यों? अगर रिएक्टेंट ना घटे तो कभी प्रोडक्ट बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। तो सिंपल ही बात क्या करेंगे कि इनिशियली आपका पूरा 100% रिएक्टेंट ही होता है। समझ में आ गया? गुड, वेरी गुड। ठीक है, ये रेट हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया। तो जो कहीं ना कहीं ये घट रहा है, तो घट रहा है तो इसको नेगेटिव साइन से दिखाएंगे, और कहीं ना कहीं ये बढ़ रहा है तो इसको पॉजिटिव साइन से दिखाएंगे। सिंपल सी बात है, जब भी कोई चीज घटती है तो आपको क्या लगाना पड़ता है, माइनस, और जब भी कोई चीज बढ़ती है तो आपको क्या करना पड़ता है, प्लस। तो वो यहाँ भी वही करना है। उसके बाद जैसे सपोज इसका रेट लिखना है, समझ में आ गया, और जो एवरेज रेट होता है उसका साइन होता है ये ΔC/ΔT, ये होता है आपका एवरेज रेट। इंस्टेंटेनियस रेट कैसे लगाएगा, इसके लिए आगे स्मॉल d लगाना पड़ता है। ये स्मॉल d दिखा रहा है कि आपको जो है एक पर्टिकुलर टाइम पे रेट बताना है। ठीक है, तो स्मॉल d का साइन होता है, ठीक है, स्मॉल /D/T, ये आपका क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट लिखने का तरीका होता है, और ये एवरेज रेट लिखने का तरीका होता है। समझ में आ गया? अच्छा चलो देख लो, लिखते हैं। इसका रेट लिखेंगे सबसे पहले, तो कंसंट्रेशन की जगह क्या लिखना है आपको, C लिखना है। समझ में आ गया? क्या लिखना है, कंसंट्रेशन की जगह आपको ये लिखना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पहले A दिया गया है तो A को लिख लो, और अपॉन, ठीक है, ये साइन लगा दो डेल्टा का, और ΔT, ठीक है, इक्वल। अब उसके बाद B का लिखना है तो डेल्टा लगा दो, फिर उसके बाद B का कंसंट्रेशन अपॉन ΔT। उसके बाद और एक जरूर है कि कहीं ना कहीं इसमें क्या लगाना पड़ेगा आपको, माइनस लगाना पड़ेगा। ये माइनस से इंडिकेट करेगा
कि कहीं ना कहीं आपकी जो है कंसंट्रेशन घट रही है, किसकी, रिएक्टेंट की, तो कहीं ना कहीं ये माइनस दिखाता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट पड़ रहा है तो वहां पर माइनस नहीं लेगा, तो प्रोडक्ट का आप सीधे लिख सकते हैं डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। समझ में आ गया। तो कहीं ना कहीं आप जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखेंगे तो कहीं ना कहीं वहां पर माइनस साइन नहीं आएगा, लेकिन जब आप रिएक्टेंट की लिख रहे होते हैं तब आपको माइनस साइन लगाना जरूरी होता है, क्योंकि माइनस साइन ही आपका इंडिकेट करेगा कि आपका ये क्वांटिटी क्या हो रही है, लगातार कंसिस्टेंटली डिक्रीज हो रही है। समझ में आ गया, गुड। दोनों प्रकार के रेट लिखना आ गए, ठीक है। क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है, और ये दूसरा है एवरेज रेट। एवरेज का साइन होता है डेल्टा, इंस्टेंटेनियस का साइन होता है स्मॉल डी, ठीक है। कंसंट्रेशन, ऊपर कंसंट्रेशन लिख ली, ए की कंसंट्रेशन लिखी, फिर बी की कंसंट्रेशन लिखी, प्रोडक्ट में सी की कंसंट्रेशन और डी की कंसंट्रेशन। स्क्वायर ब्रैकेट, कुछ लोग पूछ रहे होंगे सर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाया जाता है, तो बेटा स्क्वायर ब्रैकेट ये दिखाता है कि एक्टिव मास कितना है उस क्वांटिटी का, उस क्वांटिटी का एक्टिव मास ही दिखाता है स्क्वायर ब्रैकेट। क्या दिखाता है, एक्टिव मास दिखाता है। समझ में आ गया, गुड गुड, वेरी गुड। अब आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक रिएक्शन देते हैं, अब आपको उसका रेट लिखना है। कैसे लिखेंगे, रेट, ओके। सपोज दैट एक आपको रिएक्शन दे रखी, अच्छा आपको रिएक्शन दे रखी, मान लो CH3 COOH प्लस, ठीक है, यहाँ पर Na प्लस, और उसके बाद एक दिया गया है आपको HCl, ठीक। ये बना रहा है आपका CH3 COOH प्लस NaCl, ये बन रहा है। आपको क्या करना है, इसका एवरेज रेट लिखना है पहले, और दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट लिखना है। समझ में आ गया। यहाँ पर देखो कॉफिशिएंट कोई ये है नहीं, क्या है, इसके आगे भी कोई कॉफिशिएंट नहीं है, ठीक। अगर कॉफिशिएंट होता, मान लो अगर कॉफिशिएंट होता, वो भी लिखना बताएंगे, अभी पहले इसको लिख लीजिए। तो इसमें क्या लिखना है, आपको एवरेज लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, एवरेज। तो आपको डेल्टा का साइन बनाना है, उसके बाद कंसंट्रेशन लिखना है, CH3 COOH की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी माइनस में इक्वल टू, फिर क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा HCl डेल्टा टी। समझ में आ गया। अब ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट हमेशा बढ़ेगा, इसलिए इसके आगे कभी भी माइनस का साइन नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा CH3, यहाँ पर Na है भाई, बता दिया करो तुम लोग, ठीक है। CH3 COOH की कंसंट्रेशन डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा NaCl अपॉन डेल्टा टी। इस प्रकार से आपने, ये आपका एवरेज रेट हो गया। इसका इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा, डी CH3 COONA अपॉन dt बराबर माइनस डेल्टा HCl, ओ सॉरी यहाँ पर डेल्टा नहीं, स्मॉल टी, ठीक है, डेल्टा टी इक्वल टू, अब प्रोडक्ट आ गया तो प्रोडक्ट में कोई भी माइनस का साइन नहीं लगना चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड। स्टैनली NaCl और डेल्टा टी, तो दोनों प्रकार के रेट हमने लिख लिए। ये आपका क्या होता है, एवरेज रेट, ये क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट। समझ में आ गया, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, अब एक कोफिशिएंट वाला भी देख लेते हैं। सपोज दैट, क्या देख लेते हैं अब एक कोफिशिएंट वाला भी देखना, ठीक है। सपोज दैट अब आपको रिएक्शन दे रखी है A प्लस 2B बना रहा है आपका 3C प्लस 4D, ठीक है, ऐसा कोर है। समझ में आ गया। अब इसका रेट कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, एवरेज। इसका एवरेज रेट कैसा होगा, ये कंसंट्रेशन है तो आपको डेल्टा का साइन बनाना है, और ए का कंसंट्रेशन डेल्टा टी माइनस का इक्वल टू, अब यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो इसके डिवीजन में चला जाएगा, किसके, कंसंट्रेशन के डिवीजन में चला जाएगा। समझ में आएगा। तो ये हो जाएगा -2 है जैसे, तो 1/2 हो जाएगा, और कंसंट्रेशन लिख लीजिए डेल्टा, ठीक है, B अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अब उसके बाद प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन मतलब कि माइनस का साइन नहीं आएगा, तो माइनस का साइन यहाँ पर
नहीं आना है। और जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 कहाँ चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, यहाँ पर प्लस का माइनस का साइन नहीं लगेगा। फिर डेल्टा C अपॉन डेल्टा T इक्वल टू, यहाँ पर 4 है तो ये भी डिवीजन में चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा D अपॉन डेल्टा T। समझ में आ गया। इस प्रकार से हमें रेट लिखना है। ये कौन सा रेट हुआ, एवरेज रेट हुआ। इसका इंस्टेंटेनियस कैसे लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस वो कैसे होगा, तो अब उसके बाद आपको माइनस डी ए अपॉन डी टी, समझ में आ गया। इक्वल टू, मैंने क्या कहा था, डिवीजन में चला जाएगा, 2 लिखा है यहाँ पर तो 2 कहाँ आएगा, डिवीजन में, ठीक है। उसके बाद डी, ठीक है, बी की कंसंट्रेशन डेल्टा टी इक्वल टू, अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कोई माइनस साइन नहीं आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 कॉफिशिएंट क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, समझ में आ गया। स्मॉल डी यहाँ पर क्या है, C अपॉन डी टी बराबर, ये भी आ जाएगा 1/4, फिर स्मॉल डी कैपिटल D अपॉन डेल्टा टी। इस प्रकार से आपको लिखना है। ये आपका एवरेज रेट है और ये आपका इंस्टेंटेनियस रेट है। ये बात याद रखना, जो भी आपकी कंसंट्रेशन के आगे अंक लिखा हुआ है वो क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है, और कोएफिशिएंट हमेशा रेट लिखने में डिवीजन पे ही जाता है, ठीक। अच्छा, ये वीडियो लॉन्ग बन जाएगा, नहीं तो हम इसका रीजन भी बता देते हैं ये डिवीजन में क्यों आता है। समझ में आ गया बेटा, हर प्रकार का नॉलेज है, समझ में आ गया, हर प्रकार का नॉलेज है, हर एक बात का रीजन पता है, ठीक। लेकिन हम सिर्फ आपको उतना बताते हैं जितना आपको एग्जाम के लिए पर्पज से आपको इम्पोर्टेंट है, सिर्फ उतना ही जाना बेटा। नहीं तो केमिस्ट्री का ज्ञान इतना ज़्यादा है कि पूरी उम्र निकल जाए फिर भी पूरी केमिस्ट्री ना पढ़ाई जा सके, है ना। तो इस प्रकार से अपना जितना अपना काम बन रहा है जिसमें, उतना ही कर लो, उतना ही बहुत है, समझ में आ गया। अच्छा, दोनों प्रकार के रेट हो गए, इंस्टेंटेनियस रेट हो गए और ठीक है एवरेज रेट भी हो गया। अब दोनों का ग्राफ देख लेते हैं हम। सपोज एट कंसंट्रेशन वर्सेस जो है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, मान लो यहाँ पर क्या लेते हैं, कंसंट्रेशन, यहाँ पर आप टाइम ले लो, यहाँ पर कंसंट्रेशन, यहाँ पर टाइम। मान लो ये रिएक्टेंट के केस में देख रहे हैं और ये प्रोडक्ट के केस में देख रहे हैं। किसके, ये रिएक्टेंट के केस में देख रहे हैं और वो प्रोडक्ट के केस में। देखो, तो इनिशियली आप देखेंगे, इनिशियली जब आप कोई भी रिएक्शन करवाते हैं तो पूरा रिएक्टेंट ही होता है, प्रोडक्ट 0 होता है। तो कहीं यहाँ रेट है, मान लो इनिशियली कंसंट्रेशन क्या थी, यहाँ थी। अब उसके बाद टाइम के साथ साथ जैसी रिएक्शन प्रोपेगेट होगी तो क्या करेगी, हमारा कंसंट्रेशन घटेगा। क्या करेगा, टाइम के साथ हमारा कंसंट्रेशन घटना स्टार्ट होगा। किसका, रिएक्टेंट का। मान लो ये ऐसे घट रहा है, ऐसे, तो ये किसका ग्राफ हो गया, हमारा रिएक्टेंट का। समझ में आ गया। इस प्रकार से ये हमारा रिएक्टेंट का ग्राफ हो गया, ठीक। तो कहीं ना कहीं देखो, टाइम के साथ कंसंट्रेशन क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। सेम इसका उल्टा प्रोडक्ट में हो जाएगा। प्रोडक्ट में क्या होता है कि अगर ये घट रहा है तो तभी तो प्रोडक्ट बन रहा है, तो कहने के लिए प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा, तो मान लो इनिशियली कंसंट्रेशन क्या थी, 0 थी। इनिशियली प्रोडक्ट बिल्कुल था ही नहीं, पूरा जितना था रिएक्टेंट ही था। तो जिस प्रकार से रिएक्टेंट घटेगा उस प्रकार से प्रोडक्ट बढ़ना स्टार्ट होगा। मान लो ये बढ़ना स्टार्ट हो, समझ में आ गया। तो क्या होता है कि ये दिखा रहा है कि रिएक्टेंट हमेशा क्या होता है, डिक्रीज होता है, और प्रोडक्ट इनिशियली 0 होता है और उसके बाद फिर प्रोडक्ट इंक्रीज करता है। समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्ट ऑफ द रेट, मतलब रेट को कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। देखो यहां पर डालो फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो किस प्रकार से कौन कौन से फैक्टर हैं और क्या क्या अफेक्ट डालेंगे हमारी रिएक्शन के ऊपर या हमारे रेट के ऊपर, ये देखेंगे। सबसे पहला अफेक्ट देखते हैं हम टेम्परेचर का। किसका, टेम्परेचर का। समझ आएगा। तो सिंपल सी बात ये समझ लीजिए, मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखेंगे कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, क्या करने पर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। समझ में आ गया।
इसका एक उदाहरण देते हैं हम आपको। एक बार क्या करिए कि एक ठंडा पानी लीजिए और उसमें शुगर घोलिए, ठीक है, और टाइम देखते जाइए कितने टाइम पे जो है आपकी पूर्णतः 100% शुगर डिजॉल्व हो जाए वाटर में, कितने टाइम में डिजॉल्व हुई, ठीक है, समझ आएगा। और फिर उसके बाद आप क्या कीजिए, उबलता हुआ पानी मतलब खौलता हुआ पानी लीजिए और उसमें शुगर डालिए। अब उसमें देखिए उसमें किस टाइम पे जो है शुगर कंप्लीटली डिजॉल्व होगी। तो आप पाएंगे जो आपका हॉट वाटर होगा, या हम कहें ये मान लो क्या है, कोल्ड वाटर, क्या है, कोल्ड वाटर है, और ये इसमें भरा हुआ है आपका हॉट वाटर। क्या भरा हुआ है आपका, हॉट वाटर, ठीक है, हॉट वाटर, या हम कहें बॉयल वाटर। क्या भरा हुआ है, बॉयल वाटर। तो आप देखेंगे इसमें जो आपने शुगर डाली है, इसमें जो आपने क्या डाली है, दोनों तरफ चम्मच बना लें भाई, ठीक है, ये आपकी चम्मच है। तो इसमें जो आप शुगर डालेंगे और इसमें जो शुगर डालेंगे, ठीक है, समझ आ गया। तो इसमें मान लो शुगर घुलने में टाइम लगेगा आपको, मान लो 15 मिनट लगा, कितना लगा, 15 मिनट लगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बॉयल वाटर में अगर डालेंगे तो कहीं 5 मिनट में ही आपकी पूरी शुगर कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ देखो जब आपने कोल्ड वाटर लिया है, क्या लिया है, कोल्ड वाटर लिया है, तब आपको टाइम लगा है कितना, 15 मिनट्स, ठीक है। उसी प्रकार जब आपने जो है ये शुगर डाली बॉयल वाटर में, तो बॉयल वाटर में टाइम लगा है आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट। कितना लगा है, सिर्फ और सिर्फ आपको लगा है 5 मिनट। तो ये चेंजमेंट कैसे आया, पानी ये है, पानी वो भी है, चेंजमेंट क्या है, इनिशियली इसका टेम्परेचर क्या था, कम था, मतलब टेम्परेचर क्या था, डाउन था। इसमें क्या था, टेम्परेचर डाउन था, और इसमें टेम्परेचर क्या है, अप है। क्या है, अप है। मान लो इसमें आपका टेम्परेचर है 5 डिग्री, क्या है, 5 डिग्री, और इसका टेम्परेचर है आपको 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो दोनों में कंडीशन वही है, पानी की, हमने पानी का जो कंसंट्रेशन मान लो इसमें जो पानी का अमाउंट है वो 200 ml है, इसमें भी पानी का अमाउंट कितना है, 200 ml है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमने चेंजमेंट किसी में नहीं किया। आप एक रिएक्शन जानते होंगे, PV = N × R × T, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या लिया है आपने, प्रेशर सेम रखा दोनों में, वॉल्यूम सेम रखा, कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल सेम रखे, R कांस्टेंट होता ही है, केवल क्या था, टेम्परेचर का फर्क पड़ा है। किसका, टेम्परेचर का फर्क। तो जितना ज्यादा जिसका टेम्परेचर होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो कहीं ना कहीं इसमें सॉल्युबिलिटी ज्यादा है और इसमें एज कंपेयर टू इसमें सॉल्युबिलिटी कम है। तो कहीं ना कहीं जिसमें ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी उसका रेट भी उतना ज्यादा होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप आगे क्लास में जाएंगे, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो है रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज भी होता है, लेकिन ये केस लिक्विड के केस में नहीं होगा। ये मतलब लिक्विड फॉर्म में जो आपकी मैटर की लिक्विड स्टेट होती है उसमें हमेशा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज करा जाएगा। अगर आप देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पे कहीं पे रिएक्शन डिक्रीज भी हो रही है, वो मैटर आप देखेंगे किसमें, गैसियस स्टेट में। किसमें, गैसियस स्टेट में। इसका जैसे उल्टा हो जाता है, समझ में आ गया। खैर वो आगे वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है। अभी इतना जान लीजिए कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक, ओके। दूसरी चीज लीजिए आप, कंसंट्रेशन ले लीजिए। क्या ले लीजिए, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पे, किसका, कंसंट्रेशन का। मान लो कि सपोजेट एक जो आपने रिएक्शन ली है उसमें कंसंट्रेशन आपने लिया है मान लो 200 ml, ठीक है, और इसके जस्ट अपोजिट दूसरी जो आपने रिएक्शन करवाई इसमें आपने कंसंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, मान लो इसमें 400 ml ले ली, ठीक। इसमें अमाउंट लिया 200 ml और इसमें लिया है 400 ml, ठीक। दोनों में फर्क क्या होगा, दोनों में रेट ऑफ रिएक्शन में क्या फर्क आएगा। तो जाहिर सी बात है जब आप कंसंट्रेशन भी बढ़ाएंगे, अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो उसका रेट भी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। ये बात होती है, लेकिन ये थोड़ा एक्सेप्शन होता है इसमें, ठीक है। क्या होता है, थोड़ा एक्सेप्शन होता है इसमें, ठीक है। कंसंट्रेशन बढ़ाने पर
जो है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, ये बात सही है, लेकिन किस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा और किस डायरेक्शन में डिक्रीज करेगा ये जो है रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। समझ में आ गया? किस पे डिपेंड करेगा? रिएक्शन पे। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि कंसंट्रेशन बढ़ाने पर जो है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इंक्रीज होता है। समझ में आ गया? कंसंट्रेशन बढ़ाने पे भी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। समझ में आ गया? गुड, वेरी गुड। तीसरी चीज अब हम देखेंगे प्रेशर। तीसरी चीज हम देखेंगे प्रेशर। देखो कोई भी चीज पढ़ा करो, ये जो जितने फैक्टर हैं आप रियल लाइफ में देखते हैं, एक्चुअली में आपने देखा हुआ है, बस आपने कभी गौर नहीं किया उस चीजों पे। ठीक है? क्या आपने कभी पानी में शुगर नहीं डिसॉल्व की? क्या कभी नींबू पानी नहीं बनाया? क्या आप रोज देखते हैं? मे बी अगर आप गर्मियों का टाइम चल रहा है, इस समय आप डेली कुछ ना कुछ पीने के लिए जरूर, क्योंकि जो गर्मियों का टाइम होता है, अरे पीने का मतलब वो मत ले लेना बदतमीज कुछ बच्चे होते हैं, अरे पीने का नाम ले लिया तो उन्होंने कुछ और ही थिंकिंग चली जाती है उनकी। वो बात नहीं चल रही बेटा। जैसे जैसे गर्मी बहुत होती है तो आप क्या करते हैं? नींबू पानी बहुत पीते हैं, शरबत बहुत पीते हैं, अलग अलग प्रकार के पेय पदार्थ यूज करते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ड्यू वगैरह है स्प्राइट। एक बच्चा कमेंट करता है कि सर क्या सच में ऐसा होता है कि स्प्राइट पीने से जो है रास्ता क्लियर होता है, सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाता है? मैंने कहा अगर बेटा स्प्राइट पीने से सब कुछ क्लियर होता तो जितने सारे कोर्ट है ना, जितने इंडिया में कोर्ट है, सब जो जजों को स्प्राइट पिला दिया जाता, रास्ता क्लियर कर देता वो, और सबका टिकट ऊपर का काट देता। जो भी मुजरिम आता, आजा बेटा स्प्राइट पी को उसने एक घूंट लगाया और 302 के तहत इसको फांसी पे चढ़ा दीजिए। यही रास्ता क्लियर होगा फिर, है ना? अच्छा, दूसरी बात ये प्रेशर देखते हैं हम। क्या देखते हैं? प्रेशर। एक बात बताऊं मैं बेटा, पूरी केमिस्ट्री में चाहे जितने चैप्टर पढ़े, ये रिएक्शन जरूर याद रखें। ये एक ऐसी रिएक्शन है, यूनिवर्सल रिएक्शन है, जो हर जगह वैलिड होती है। क्या होती है? हर जगह इसका काम देखने को मिलेगा। ठीक है? यहां पर क्या है? P बराबर क्या है? प्रेशर है आपका। P इक्वल टू क्या है? V इक्वल टू क्या है? वॉल्यूम है। ठीक है? N इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है। क्या है? नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है? T बराबर क्या है? टेम्परेचर है। और R बराबर क्या है? ये तो गैस कांस्टेंट है। क्या है? गैस कांस्टेंट। ठीक है? तो इस प्रकार से ये रिएक्शन बहुत, ये जो इक्वेशन दी थी क्या होती है? ये आइडियल गैस इक्वेशन पे दी गई थी ये इक्वेशन। ठीक है? तो कहीं ना कहीं ये इक्वेशन हर जगह वैलिड होती है अधिकतर। आपके जो है ऐसा नहीं होगा नीट में कभी कि आपके किसी क्वेश्चन में ये केवल इस इक्वेशन की वजह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, कई क्वेश्चन। ठीक है? अगर आपको फैक्टर वाले क्वेश्चन याद करना है तो आप ये क्वेश्चन याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन ही आपको बता देगी कि आपको कहां पर क्या किसके साथ इंक्रीज करेगा रेट, कहां पर डिक्रीज करेगा, सब बता देगा। ये तीनों फैक्टर जो है, आपने जो बात की टेम्परेचर इसमें है, कंसंट्रेशन इसमें है। ठीक है? प्रेशर भी इसमें है। आगे हम वॉल्यूम की भी बात करेंगे, वॉल्यूम भी इसमें है। चारों फैक्टर की बात करेंगे, चारों फैक्टर इसी में है। तो इसी फैक्टर के द्वारा आपको पता चल जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन कहाँ इंक्रीज करेगा और कहाँ डिक्रीज करेगा। नॉर्मली क्या होता है कि अगर प्रेशर बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? अगर प्रेशर बढ़ेगा तो हमेशा प्रेशर सॉल्युबिलिटी को हमेशा फेवर में रहता है। किसके? प्रेशर हमेशा सॉल्युबिलिटी के फेवर में होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आपको कह दी जाए कि आपको ऊपर कोई ध्यान न दे, कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, तो क्या मैक्सिमम बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे? ये बात सत्य है, ये फैक्ट है। किसी का पढ़ने का मन नहीं करता बेटा, किसी का भी हो। बहुत कम, रियली ऐसे 5% बच्चे होंगे जिनका रियलिटी में जो है उन पर कोई रेस्ट्रिक्शन ना लगाया जाए, कोई कुछ कहे बिना तो भी पढ़ लेंगे। लेकिन 95% बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर उस पर ध्यान ना दिया जाए, अगर उसको टाइमली उसको ध्यान ना दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो बहक जाते हैं बेटा, उनका कहीं ना कहीं रास्ता मिस हो जाता है। समझ में आ गया? तो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन की वजह से ही आप कोई चीज़ फॉलो कर पाते हैं, क्योंकि आप आदमी हैं, मनुष्य हैं, कोई रोबोट नहीं कि आपके अंदर टाइम फिक्स कर दिया तो वही टाइम आप फॉलो करेंगे। भाई अगर यही सब होने लगा, अब हम रोबोट बन गए, तो फिर कम्युनिपंथी का क्या होगा? फिर बच्चे फिर शैतान कैसे रहेंगे फिर, है ना? इतने अनुकरणीय नहीं होते हम। प्रेशर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर हमेशा सॉल्युबिलिटी को क्या करता है? फेवर करता है। ठीक है? प्रेशर क्या करता है?
सॉल्युबिलिटी को हमेशा फेवर करता है। क्या करता है? फेवर करता है। समझ आएगा? तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। खैर इसमें एक्सेप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। समझ आ गया? इसमें प्रेशर में, क्योंकि प्रेशर का काम ही होता है कि वो चीजों को पास पास लाता है। क्या करता है? चीजों को पास पास लाता है, और जितने ज्यादा पास होंगे मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन उतना ही ज्यादा होगा और उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। समझ आ गया? अच्छा दूसरी चीज हम वॉल्यूम की बात करेंगे। क्या करेंगे? वॉल्यूम की बात करेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम भी क्या करेगा? वॉल्यूम में भी आप थोड़ा सा एक्सेप्शन देखेंगे। क्या देखेंगे? थोड़ा एक्सेप्शन देखेंगे। क्या देखेंगे? थोड़ा एक्सेप्शन। ठीक है, वॉल्यूम में क्या एक्सेप्शन होता है बेटा? जैसे हम ग्राफ की मदद से देखें। किसकी मदद से? ग्राफ की। यहां पर कंसंट्रेशन ले लिया, यहां पर आपने क्या ले लिया? टाइम ले लिया। ठीक है, अभी तक आपने देखा कंसंट्रेशन जैसे ही आपने बढ़ाया, कंसंट्रेशन जैसे ही आपने, मान लो आप ये प्रोडक्ट की देख रहे हैं। किसकी? प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट की देख रहे हैं, इनिशियली प्रोडक्ट क्या था? 0 था। जैसे ही आपने कंसंट्रेशन बढ़ाया प्रोडक्ट क्या होगा? बढ़ता गया। तो इस प्रकार से ग्राफ आता है किसका? प्रोडक्ट के केस में जब हम जो है रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह से ग्राफ मिलता है हमें। तो ये दिखाता है कि समय के साथ साथ प्रोडक्ट क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम बढ़ाने पर भी जो है, कभी ऐसा आपने देखा कि आप एक गिलास में कम पानी लीजिए और दूसरे गिलास में बहुत ज्यादा पानी लीजिए। ठीक है, एक में मान लो आपने पानी लिया है 200 ml और दूसरा जो बड़ा बकेट लिया है उसमें आपने 5 लीटर ले लिया। एक में ले लिया आपने 200 ml और दूसरे में ले लिया 5 लीटर। तो इस चीज का प्रैक्टिकल खुद घर में जाके देख सकते हैं आप। एक काम कीजिए, एक गिलास में एक पानी भर लीजिए, ठीक है, और दूसरा एक बकेट में पानी भर लीजिए। ठीक है, बकेट में बहुत सारा पानी भर लीजिए और गिलास में थोड़ा सा पानी भरिए। मतलब एक गिलास पानी लीजिए और एक बकेट पानी लीजिए और दोनों में चम्मच सेम जो है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल सेम डालिए। मतलब आपने 10 ग्राम चीनी अगर गिलास में डाली है तो 10 ग्राम चीनी ही आप बकेट में डालेंगे। या फिर ऐसा कर लेते हैं, आप एक काम करिए, 1 चम्मच चीनी जो है गिलास में डालिए और 1 चम्मच चीनी ही आप बकेट में डालिए। तो आप देखेंगे तो मुझे कमेंट करके बताना बेटा कि किसमें आपका जो है शुगर जल्दी डिसॉल्व हो गया। समझ में आ गया? ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। ये प्रैक्टिकल कीजिएगा आप। ठीक है, ठीक है, ठीक, समझ में आ गया? आपको क्या करना है, एक गिलास में 1 चम्मच डालनी है और उतने ही चम्मच भर चीनी जो है आपको एक बकेट में डालनी है और दोनों में देखना है बहुत क्लियरली कि किसमें शुगर जल्दी डिसॉल्व हो रही है। समझ में आ गया? किसमें शुगर जल्दी डिसॉल्व हो रही है, ये आपका क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में आपको सबको जो है मुझे कमेंट करके बताना है, सबको प्रैक्टिकल करके देखना, क्योंकि साइंस बेहतर आप तब समझते हैं जब आप खुद से उसको प्रैक्टिकली चीजें देखते हैं। जितनी ज्यादा विजुलाइज करेंगे चीजों को उतना ही ज्यादा केमिस्ट्री सीख पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं, वैसे तो मैं अभी भी बता सकता हूं, लेकिन ये आपके लिए मिस्ट्री है कि आपको देखना है प्रैक्टिकली में, एक्चुअली देखना है कि कौन सी बात सत्य है कि 1 गिलास पानी में जल्दी शुगर डिसॉल्व हो रही है या फिर 1 बकेट भर पानी में जल्दी शुगर डिसॉल्व हो रही है। शुगर का अमाउंट आपको सेम लेना है, 1 चम्मच ही डालना है सब में। ठीक है, समझ में आएगा? गुड, वेरी गुड। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट चीज जो हम देखने वाले हैं अब इसमें क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट चीज जो आप अब इसमें देखने आए वो आप रेट लॉ पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे? रेट लॉ। और रेट लॉ से पहले हमें जो देखना है, एक मॉलिक्युलरिटी फैक्टर देखना है और एक देखना है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, 2 डिफरेंस काफी पूछे जाते हैं। एक तरफ आप मॉलिक्युलरिटी लिख लीजिए, एक तरफ आप क्या लिख लीजिए, मॉलिक्युलरिटी, और दूसरी तरफ लिख लीजिए आप ऑर्डर। ठीक है, क्या लिख लीजिए? ऑर्डर, पहला पॉइंट। ठीक है, मॉलिक्युलरिटी नेवर बी फ्रैक्शंस फ्रैक्शनल और नेगेटिव। तो मॉलिक्युलरिटी आपकी ना कभी फ्रैक्शनल हो सकती है और ना ही नेगेटिव हो सकती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मॉलिक्युलरिटी होती क्या है और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो मैं बता दूं, जो मॉलिक्युलरिटी होती है एक प्रकार की आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। क्या होती है? थ्योरेटिकल वैल्यू। जैसे कि आपकी ये रिएक्शन लिखी हुई है, A + 2B
ठीक है, A प्लस 2B और ये आपको बना रहा है 3C प्लस D, ये बना रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आपकी कंसंट्रेशन टर्म है उसके आगे जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है, ठीक है, मॉलिक्युलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्या होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल। तो जैसे B के 2 मॉलिक्यूल है, A का 1 ही है, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। C में कितने हैं, 3 है, D का 1 है, ये 4, और 3 और 4 कितना हो गए, 7। तो मॉलिक्युलरिटी कितनी आ गई, 7। तो कुल में आगे मॉलिक्युलरिटी आप कभी भी आपकी ना नेगेटिव होगी ना भी फ्रैक्शनल होगी, क्योंकि कभी भी आधा मॉलिक्यूल या नेगेटिव मॉलिक्यूल कभी भी रिएक्शन नहीं करता। इस प्रकार से मैं बता जाऊं कि जो आपकी मॉलिक्युलरिटी होती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, समझ में आ गया, क्या होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, समझ में आ गया। तो उसी प्रकार से मॉलिक्युलरिटी आपकी ना ही नेगेटिव हो सकती है और ना ही फ्रैक्शनल हो सकती है, क्योंकि कभी भी आधा मॉलिक्यूल रिएक्टर नहीं करता। आपने कभी नहीं देखा होगा कि आधा मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है, नहीं, समझ में आ गया, गुड, ठीक, ओके। दूसरी बात, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है, जो आपका ऑर्डर होता है वो आपका नेगेटिव, वो फ्रैक्शन हो सकता है, क्या हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है और जीरो हो सकता है, ठीक है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, और ये जीरो भी नहीं हो सकता, ठीक है, ना ये फ्रैक्शनल हो सकता है, ना ये नेगेटिव हो सकता है, और ना ही जीरो हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो सकता है कि आपका फ्रैक्शनल भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, समझ में आ गया। दूसरा, इट्स अ थ्योरेटिकल वैल्यू, मतलब जो मोलकुलरिटी होती है वो आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, क्या होती है, थ्योरेटिकल की मतलब आप रिएक्शन देख के आप उसकी मोलकुलरिटी बता सकते हैं। लेकिन जो आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, ओनली फाइंड थ्रू एक्सपेरिमेंट, क्या होगा, एक्सपेरिमेंट। तो आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आप देख के नहीं बता सकते, मतलब आपने कोई भी रिएक्शन देखी तो आप ये नहीं कहेंगे कि इसकी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ये है, समझ में आ गया। आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटली करना पड़ेगा, और एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही केवल आप बता सकते हैं कि उसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, समझ में आ गया। तीसरी बात, ठीक है, इट्स अ कोफिशिएंट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, ये क्या होता है, कोफिशिएंट होता है कंसंट्रेशन का। जैसे आपने ये लिखी, नहीं ये थोड़ा ये होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, ठीक, ये क्या होता है, मॉलिक्युलरिटी जो होती है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल जो है पूरी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन सब की जो है पूरी एडिशनल वैल्यू होती है, क्या होती है, मॉलिक्युलरिटी। समझ आएगा कि किसी भी रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, वही आपकी क्या होती है, मॉलिक्युलरिटी होती है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी का मतलब समझ में आ गया। अब इसके जो अगले 2 पॉइंट हैं वो कहीं ना कहीं आप कॉन्सेप्चुअल जब हम अभी पढ़ेंगे रेट लॉ, उसके द्वारा समझाएंगे तो ज्यादा अच्छे समझ आएगा, इसलिए वो 2 पॉइंट हम वो उस कॉन्सेप्ट के साथ ही बताएंगे आपको, समझ में आ गया, तब जाके समझ में आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो अब उसके बाद जो आपका मेन टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला है, जहां से एक्चुअली क्वेश्चन आते हैं, पहला क्वेश्चन तो आपको वहां से देखने को मिल जाएगा कि आपका किसी भी इक्वेशन की रेट कैसे लिखा जाता है, रेट लिखना आना चाहिए आपको, इंस्टेंटेनियस रेट भी पता होना चाहिए आपको, और आपको एवरेज रेट भी लिखना आना चाहिए। वहां से आपका एक क्वेश्चन आएगा प्रॉपर है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है रेट लॉ से। किससे पूछा जाएगा, रेट लॉ से।
ठीक है, रेट लॉ से अधिकतर क्वेश्चन आता ही आता है नीट में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? रेट लॉ, ये रेट लॉ क्या होता है? क्या होता है कि उन्होंने कहा था रेट जो है डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट पे। किस पे डिपेंड करेगा? रिएक्टेंट पे। ठीक है, रेट जो आपका होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। जो आपका रेट होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। समझ में आ गया? अच्छा, रेट क्या होता है? तो रेट बराबर हो जाएगा, जैसे ही आपका प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है एक कांस्टेंट आ जाता है। क्या आ जाता है? कांस्टेंट। तो मतलब वो कांस्टेंट है। ये जो के है वो क्या है? रेट लॉ कांस्टेंट है। और इसमें लिख लीजिए कंसंट्रेशन, मान लो ए है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की। समझ आ गया? तो के ए और इसकी जो पावर में होगा एक्स, ठीक है, और यहाँ पर बी भी लिख दीजिए, ये दोनों रिएक्टेंट पार्टनर, ठीक है, ये वाई है। अब रेट का रेट लॉ क्या आ गया आपका कि के ए की पावर एक्स और बी की पावर एक्स, ये आपका क्या हो गया? रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया। क्या हो गया? इसी को कहते हैं हम रेट लॉ एक्सप्रेशंस। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक, इसी को समझ में आ गया? तो जो आपका रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसे कि सपोज ये रिएक्शन है ए प्लस बी जो है इंप्लाइज दे रहा है आपको सी प्लस डी। तो इस रिएक्शन का आपने रेट लॉ जो आप लिखा जाएगा तो इसकी जैसे कंसंट्रेशन क्या है? ए है और बी है रिएक्टेंट। क्या है? रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ए है और बी है। तो हमारा जो रेट होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे? रेट ऑफ जो है रिएक्टेंट के। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी रेट उसका उतना ज्यादा होगा। समझ में आ गया? गुड, वेरी गुड, समझ में आ गया? अब इस प्रकार से जो आपके जो x और y है, क्या है? आपका जो x और y है, अब सपोज दैट हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। इसका क्या निकालना है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हमको पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जो भी कंसंट्रेशन के ऊपर पावर होती है वो क्या होती है? रेट लॉ एक्सप्रेशन में लिखी हुई जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर होती है उसी को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इन दोनों का सम करेंगे तब आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। तो आप x प्लस वाई करेंगे, ये आपको क्या दे देगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो x प्लस वाई क्या है आपका? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। समझ में आ गया? वेरी गुड। तो इस प्रकार से हमने रेट लॉ तक खत्म कर दिया है। अब इसके आगे जो है इसकी इंटीग्रेटेड वैल्यू भी देखेंगे इसकी, ठीक है। और उसके बाद हमें आपको जो है किसी भी रिएक्शन को फास्ट कराना है या धीमे कराना है तो कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करता है। किस पे? कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करेगा कि किसी रिएक्शन में अगर आप कैटलिस्ट डाल देंगे तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, वो भी देखेंगे। आगे जो है सारे कॉन्सेप्ट आप आपके वीडियो नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। पार्ट्स का सेकंड जो पार्ट होगा उसमें डिस्कस करेंगे कंप्लीट, ठीक है। उसमें आप कंप्लीट चैप्टर फिनिश कर देंगे हम, ओके। तो यहां तक आप सबको क्लियर हो गया? जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो आपको प्रैक्टिकल करना है, एक गिलास में आपको 1 चम्मच शुगर डालनी और एक पूरे बकेट भर पानी में 1 चम्मच शुगर डालनी है। और मुझे कमेंट करके बताना कि किन दोनों में जो है शुगर आपकी जल्दी डिसॉल्व हो गई, गिलास में जल्दी डिसॉल्व हुई है या आपकी बकेट में जल्दी शुगर डिसॉल्व हुई है। जरूर कमेंट करके बताना, इससे आपको पता चल जाएगा कि वॉल्यूम का क्या इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन में। ये आप प्रैक्टिकली देख चुके होंगे, ठीक है, और वो आपको जिंदगी भर याद रहेगा, इसलिए मैंने आपको करने के लिए दिया है। समझ में आ गया? तो यहां तक अपना इस वीडियो के सफर को समाप्त करते हैं और उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छा लग रहा है। प्लीज अपने फ्रेंडों में लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, दूसरों को शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी देख सके, ठीक है बेटा। कोई भी वीडियो है बहुत मेहनत से बनता है, ऐसे नहीं कि भैया आजकल क्या होता है कि नेट में लोग कुछ भी कर रहे हैं नौटंकी और उनको धड़ाधड़ लोग लाइक किए जा रहे हैं, सब्सक्राइब किए जा रहे हैं। अरे बेटा हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, हम लोगों को भी ध्यान दो, ठीक है। आप जानते हो कि पढ़ाई में कितनी मेहनत होती है, उसके बाद
फिर ये पूरा वीडियो शूट करना, इतना 1 घंटे थ्रू आउट बोलना बहुत बड़ी चीज़ होती है बेटा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेहनत करते हैं तो उस मेहनत के लिए कुछ तो डिजर्व करते ही हैं यार, खुद अपने मन से सोचिए, ठीक है। और उसके बाद पढ़ते रहिए, अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करते रहिए, क्योंकि जितना बच्चा अपने आप से मोटिवेट होता है उतना किसी की बातों से नहीं हो सकता। तो पढ़ते रहिए, पहला प्रेफरेंस अपनी पढ़ाई पे ही दीजिए, अपने करियर पे फोकस कीजिए। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच आप सबको, ठीक है, ओके।